राइट्स मेक यू फ्री, ड्यूटीज मेक यू रिस्पॉन्सिबल। फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि आप स्टेट से क्या ले सकते हैं। डीपीएसपी स्टेट को बताते हैं कि स्टेट को आपके लिए क्या करना चाहिए, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बताते हैं कि आपको देश के लिए क्या करना चाहिए। सो इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज को सबसे सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 66 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So these are the topics which we are going to cover in this video। बहुत ही डिटेल में हर एक जो बारीकियां हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की उसको कवर अप करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस न हो। So we will start with background of fundamental duties। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हम खोल के देखते हैं which was released in year 1950, तो हम पाते हैं कि उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए थे, साथ ही साथ डीपीएसपी भी दिया गया था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं दिया गया था। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं दिया गया था, ये बाद में जोड़ा गया था। 1970s का एरा अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो है वो देश में चल रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये लगा कि सिटीजन जो है वो राइट्स की डिमांड तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। सो 1970 के दशक में क्या चल रहा था? सो स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा हो रखा था, स्ट्राइक हो रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा था, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स जो है वो देखने को मिल रहा था, इनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा था एमंग सिटीजन्स। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ ड्यूटीज भी जनता की होनी चाहिए और इसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। इसलिए सरकार ने ये तय किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी अब ऐड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सरकार का यह मानना था दैट इफ सिटीजन्स हैव फंडामेंटल राइट देन दे शुड आल्सो हैव फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड लेटर ऑन 1976 में हम देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़ दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1976 में पहले 10 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़े गए, और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जोड़ा गया। सो एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11, और इनको हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में इसी लेक्चर में, ठीक है। सो सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या हो जाता है? तो जब भी आपसे सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे इंस्पायर होके फंडामेंटल ड्यूटीज को जगह दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, जब आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलती है क्या? तो जी नहीं। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन किया गया है? नहीं। देन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो जी हाँ, वहां पे भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। देन यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो देखने को मिलता है, और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको इंक्लूड किया गया है। So now we will be talking about very important committee regarding fundamental duties। वो कौन सा है? स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि फॉर्म किया गया था 1976 में। हमें पता है कि इंटरनल इमरजेंसी जो है वो लगा दिया गया था भारत में 1975 से लेकर 1977 तक, और उसी के बीच में 1976 में 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी ने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंक्लूड होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड होने चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यहां से बातें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का सजेशन दिया था? तो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का सजेशन जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किए गए तो देखा गया कि 10 ड्यूटी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इनिशियली जब फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, तो उस समय 10 ड्यूटी जो है वो जोड़ा गया था। ओके,
स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ और बातें जो है वो रिकमेंड की थी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन चीजों को बाइकआउट कर दिया गया, छोड़ दिया गया था। तो वो कौन से रिकमेंडेशन थे जो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिए गए थे बट वो सरकार के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए, उसे फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत नहीं ऐड किया गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था दैट पार्लियामेंट शुड इम्पोज पेनल्टी पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटीज। यानी स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हम डाल रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही साथ ये प्रोविजन भी हमें लाना चाहिए कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है लगाई जा सकती है या फिर उस पर्सन को पनिश जो है वो किया जा सकता है। बट ये जो रिकमेंडेशन था ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, देन सेकेंड, सच पेनल्टी लॉज शुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। यानी जब भी कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसके लिए उसको पेनल्टी लगाया जा रहा है या उसको पनिश किया जा रहा है, तो वो पर्सन जो है वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के ग्राउंड पे कोर्ट से जजमेंट की डिमांड जो है वो नहीं कर सकता है अगर उसने फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं की है तो, और उसके बेसिस पे उसको पनिश किया जा रहा है तो। ठीक है, ये भी रिकमेंडेशन था जो कि रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन थर्ड, पेइंग टैक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि टैक्स पे करना जो है वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में कंसिडर होना चाहिए, और ये जो रिकमेंडेशन था ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। सो अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, पूछे जाते हैं, पास्ट में पूछे गए हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो देखने को मिलता है? तो पार्ट 4A जो है उसके अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिल जाता है। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है और पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक, देन कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया है? आर्टिकल नंबर 51A, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये आर्टिकल। देन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जगह दिया गया है। नंबर ऑफ ड्यूटी जब इनिशियली 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे तो कितने थे? तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमें देखने को मिल जाता है जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। एट प्रेजेंट टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कब जोड़ा गया था? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के 2002 में जोड़ा गया, और ये किस चीज से रिलेटेड है? तो राइट टू एजुकेशन से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये बात जो है वो याद रखनी है। इनको हम डिटेल में समझेंगे कि किस ड्यूटी के तहत क्या बात जो है वो बताई गई है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किन के ऊपर एप्लीकेबल है? तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है, सिटीजन्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। फॉरेनर्स जो होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कोई अगर इस देश में घूमने आया, उसकी सिटीजनशिप कहीं और की है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताया गया है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो फॉरेनर को फॉलो नहीं करना है। जो यहाँ का नागरिक है उनकी ये जिम्मेदारियां हैं, उनकी ये ड्यूटीज हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत बताई गई हैं। ठीक है, अगर हम इन्फोर्समेंट की बात करें तो जस्ट लाइक डीपीएसपी जो कि नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, उसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी नॉन जस्टिशिएबल है। यानी कोई फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन करके उसको सजा नहीं दिलवा सकते हो। हाँ, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हैं जिसको परफॉर्म करना जो है वो जरूरी हो जाता है, और वो चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए अलग से लॉ बनाया गया है और उस लॉ के तहत आपको पनिश जो है वो किया जाएगा। ठीक, देन अब फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है मोरल प्लस सिविक ड्यूटीज। मोरल की अगर हम बात करें तो जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडल्स थे वही हमारे मोरल ड्यूटीज हो जाते हैं। तो मॉरल ड्यूटी क्या होता है? तो नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या है? तो दीज आर रिलेटेड टू वैल्यूज, आइडियल्स एंड कैरेक्टर। दीज ड्यूटीज कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय लॉ बट
दे आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड सिटीजन। अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तो आपके अंदर से ये आवाज आएगी, आपकी नैतिकता जो है वो कहेगी कि नहीं, ये मेरा देश के प्रति मेरी ड्यूटी है एंड आई शुड परफॉर्म इट, आई मस्ट परफॉर्म इट। ओके, तो वो हो जाता है मोरल ड्यूटी। देन सिविक ड्यूटी क्या हो जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट पे करना, ये सारी जो है वो सिविक ड्यूटी के अंदर आ जाती है। अगर कोई पर्सन जिस देश में रह रहा है उसी देश के संविधान को इज्जत ना दे तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स का डिमांड जो है करने के लायक है? आपको फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जा रहा है और आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही अगर अपमान करोगे तो आप उसके द्वारा जो अधिकार दिया जा रहा है उसके लायक हो ही नहीं। ठीक है, तो ये सिविक ड्यूटी जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री जो है वो भी क्या है, वो एक सिविक ड्यूटी है। सो ये जो ड्यूटीज होते हैं ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ही नहीं, ये आम जनता के द्वारा भी परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, दीज ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग द कंट्री प्रॉपरली। सिविक ड्यूटीज हैं वो आपको एक गुड सिटीजन बनाते हैं। ठीक है, मोरल ड्यूटीज क्या होता है? मेक्स यू अ गुड पर्सन, बट सिविक ड्यूटी क्या करता है? मेक्स यू अ गुड सिटीजन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर जो है वो फॉर्म करना होगा जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो। ठीक है, देन सेकेंड यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है दैट ड्यूटीज आर बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, माइथोलॉजी। जो ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत बताए गए हैं वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, इंडियन कल्चर में आपको देखने को मिल जाता है, रिलीजन में देखने को मिल जाता है, माइथोलॉजी जो है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि रामायण की अगर हम बात करें तो वहां से ड्यूटी, सैक्रिफाइस, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। महाभारत जो है वो हमें धर्म का मार्ग पे चलना जो है वो सिखाता है। देन बुद्ध को अगर हम देख ले, बौद्ध धर्म को देख ले तो नॉन वायलेंस जो है वो हमें वहां से सीखने को मिलता है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में हम फॉलो करते हैं। देन गांधी जी के फिलॉसफी को अगर हम देखें तो ट्रुथ एंड अहिंसा जो है वो एक ड्यूटी हो जाता है। देन इंडियन कल्चर को अगर हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम का फिलॉसफी जो है वो भी निकल के आ जाता है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं और करना चाहिए। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, यानी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं इंडिया के, वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। कोई फॉरेनर है उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं उसको वो परफॉर्म करे। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है, उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी नॉन जस्टिसेबल है। देन फिफ्थ पॉइंट, पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम थ्रू लॉ, यानी किसी फंडामेंटल ड्यूटी को अगर पनिशेबल बनाना है तो पार्लियामेंट अलग से लॉ बना के उस चीज को कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है। ऑलरेडी देखा गया है कि जब फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में डाले गए, उससे पहले ही कुछ ऐसे लॉज थे जो कि डिफाइन करता था कि इस पर्टिकुलर चीज को अगर कोई करेगा गलत तरीके से तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और वही चीज जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए भी जा सकते हैं जिसके थ्रू किसी को पनिश किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये राइट जो है वो किसके पास आ जाता है? वो पार्लियामेंट के पास आ जाता है। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस, दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन ऑन इंडियन सिटीजंस एंड based on Indian culture, non-justiciable in nature but enforceable by parliament through law. Okay, तो ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि ऑलरेडी लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 1971 में। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत ये बताया गया है कि कोई अगर नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम को डिसरिस्पेक्ट शो करता है, उसको अगर जलाता है, उसको फाड़ता है, या किसी और तरीके से अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम का, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये लॉ जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके द्वारा कोई अगर फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में हमें बताया गया है, और ये चीज जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इंक्लूड हो जाती है। यानी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है जिसका नाम रखा गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट
जो कि 1986 में लाया गया था, और इस एक्ट के तहत देखा जाएगा कि कोई अगर एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, और इस तरीके से ये इंश्योर किया जाता है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा सही रहे। देन सेफगार्डिंग फॉरेस्ट से रिगार्डिंग चीजें अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। अगेन जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है उसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि फॉरेस्ट जो है उसको सेफगार्ड किया जाए, और ये एक ड्यूटी के रूप में भी सिटीजन्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। देन एजुकेशन टू चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो ये 11th ड्यूटी है जो जोड़ा गया है। देन हम देखते हैं कि RTE एक्ट 2009 लाकर इस चीज को इंश्योर किया गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजे। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पेरेंट्स को, गार्जियंस को दिया गया है। और पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा लॉ जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में लाया गया। सो अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल नंबर 51A के तहत बताया गया है। तो जो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहा गया है दैट टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी सिटीजन्स को कहा गया है कि सिटीजन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट पे करेंगे, जो आइडियल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है उनको रिस्पेक्ट पे करेंगे, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट पे करेंगे। ये सिटीजन्स का ड्यूटी हो जाता है। तो अगर कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जलाता है तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा अटैक ऑन डेमोक्रेसी। वही संविधान जो आपको अधिकार दे रहा है, आप उसी को अगर जला रहे हो तो आप अधिकार पाने के लायक नहीं हो। यू कैनॉट क्लेम एनी राइट। ओके, देन अगर कोई पर्सन इंडियन फ्लैग को, नेशनल फ्लैग का इंसल्ट कर रहा है तो ये देश का इंसल्ट हुआ। तो ये चीजें जो है वो नहीं करनी है, ये बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत। देन सेकेंड जो ड्यूटी बताई गई है सिटीजन्स को, उसमें कहा गया है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अंग्रेजों से जो हमने आजादी पाई है वो ऐसे ही हमें नहीं मिली है। उसके लिए हमारे जो देश के लोग थे वो काफी स्ट्रगल किए, और उन्होंने जिन चीजों से अपना इंस्पिरेशन लिया, जो फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, इन सारी चीजों को अपना आइडल बना के एक सपना देखा कि हमारा आगे का भारत जो है, आजाद भारत जो है ऐसा होगा, उन चीजों को हमें फॉलो करना है और उन चीजों को और हमें बढ़ाना है। बिकॉज अगर हम करप्ट बन गए, सेल्फिश बन गए, वायलेंट बन गए, दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्रीडम स्ट्रगल आइडियल्स। इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम दिया है उनको हमें प्रिजर्व करना होगा, उनको हमें आगे मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है। देन थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी सोवरेनिटी का मतलब क्या हो जाता है? दैट कोई भी फॉरेन कंट्री जो है वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी। देन यूनिटी का मतलब क्या है? दैट कंट्री शुड रिमेन यूनाइटेड। एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो जाता है? नो ब्रेकिंग ऑफ द कंट्री। ठीक है। संप्रभुता, एकता और अखंडता जो है भारत का, वो हमें इंश्योर करना है, इसको हमें मेंटेन करके रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे नहीं लड़ें, और भारत का जो अस्तित्व है उसको सबसे ऊपर रखे, तभी ये चीजें हो पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कि रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन, इनके नाम पे बहुत सारे लोग जो है वो फाइट करते रहते हैं। ठीक है। आप अपने रीजन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने रीजन को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहते हो, पर वो देश से ऊपर तो हो नहीं सकता। और देश को अगर हमें एकजुट रखना है, देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को मेंटेन करना है, तो आपको इन चीजों से ऊपर उठना होगा। किन चीजों से? तो धर्म, जाति, भाषा और रीजन के लेवल से आपको ऊपर उठना होगा। आपको अपना थॉट प्रोसेस जो है वो नेशनल लेवल पे लाना होगा। आपकी धर्म, आपकी जाति आपके घर के दरवाजे के भीतर, जैसे ही आप अपने घर के दरवाजे के बाहर कदम रखोगे, आप बस एक भारतीय हो, ये आपको याद रहना चाहिए। तभी हम इन चीजों को मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। देन फोर्थ, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी देश को हमारी जरूरत होगी तब हम देश के लिए खड़े होंगे, और हमें देश की हमेशा रक्षा जो है करनी है। जिस तरीके से भी हो उस तरीके से हमें अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है देश के डेवलपमेंट के लिए देना है, उसके डिफेंस के लिए देना है।
डिफेंस जो है वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का ही काम नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो आम जो नागरिक है, सिविल जो पर्सन है, सिविलियन जो पर्सन है, वो भी देश के लिए वैसे ही खड़ा होगा जैसे कि एक सैनिक खड़ा। So this duty is about protecting India from both external enemies and internal division. ओके सिर्फ डिफेंस फोर्सेस जो है वही डिफेंस के लिए नहीं है। एवरी सिटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड ए नेशन इज नॉट डिफेंडेड ओनली बाय सोल्जर्स बट ऑल्सो बाय रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सो यू शुड आस्क योरसेल्फ, क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं? देन to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. यहाँ पे क्या कहा गया है? डेरोगेटरी का मतलब क्या है? टू शो डिसरिस्पेक्ट या फिर इंसल्ट। तो यहाँ पे ये ड्यूटी बताया गया है कि देश के अंदर जो शांति है उसको हमें और बढ़ाना है। सोशल यूनिटी जो है, जेंडर इक्वलिटी जो है, वो फाउंडेशन है हमारे देश का। अगर सोशल यूनिटी बना रहेगा, जेंडर इक्वलिटी बना रहेगा तो देश में संप्रभुता, अखंडता और एकता हमेशा बनी रहेगी। इस चीज को हमें इंश्योर करना है। साथ ही साथ ये ड्यूटी दिया गया है कि औरतों का सही तरीके से सम्मान जो है वो होना चाहिए, उनका कहीं भी डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture। इंडिया में हम देखते हैं कि कंपोजिट कल्चर हमें देखने को मिलता है। कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट इंडियन कल्चर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कल्चर्स। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर जो है वो मिक्स्ड है। हिंदू है, यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, सिख्स है, ईसाई है, देन जैन्स है, पारसीज है। तो इंडिया का स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और इस चीज को हमें इंश्योर करना है। ये जो रिच हेरिटेज है इसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है। आपको लगता है कि आपका धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, वो बात आप अपने तक रखिए, बट उससे पहले आपको याद रखना होगा कि ये देश जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ओके। देन नेक्स्ट, to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers, wildlife, and to have compassion for living creature। अहिंसा की जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ गया, वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमें बताया गया है। हमें फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में बताया गया है कि नेचुरल जो इन्वायरमेंट है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इनका हमें ध्यान रखना है कि हम इन चीज़ों को डिस्टर्ब न करें, इन्वायरमेंट को खराब न करें, एंड साथ ही साथ हम कंपैशन, दया भावना जो है वो लिविंग क्रिएचर्स के लिए रखें। ये बात हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत बताई जाए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो ह्यूमन लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस धरती पे। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो कोई चैरिटी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो कि हर एक जो सिटीजन है उसको करना चाहिए, हर एक जो इंडिविजुअल इस धरती पे रह रहा है उसको करना चाहिए। ठीक। देन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब क्या हो गया कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है उसकी जरूरत है कि साइंटिफिक थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़े, हम बस चीजों के ऊपर अंधविश्वास करके आगे न बढ़ें। ये चीज भी एक ड्यूटी के रूप में हमें दिया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 51A। देन नेक्स्ट ड्यूटी बताया गया है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। इसका मतलब क्या हो जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो कैसे बनाई जाती है? वो टैक्स पेयर के पैसे से बनाई जाती है। तो हम और आप जो टैक्स पे करते हैं उसी से उस प्रॉपर्टी को बनाया गया, और उस प्रॉपर्टी को अगर आप तोड़ रहे हैं तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? वो आप सबसे पहले खुद का नुकसान कर रहे हैं। बट लोगों की मेंटेलिटी है अपने देश में कि ये सरकारी संपत्ति है, हमारा क्या जा रहा है। अरे वो सरकारी संपत्ति कैसे बनी है? वो आपका, मेरा और बाकी लोगों का पैसा जोड़ के सरकारी संपत्ति जो है वो बनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको आप नुकसान न करें, और साथ ही साथ वायलेंस जो है उसको बढ़ावा ना दें, वायलेंस को खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है।
तो जब भी कोई पर्सन बस जलाता है कोई प्रोटेस्ट करते समय, तब वो अपना खुद का पैसा जला रहा है। ये चीज उनको समझ आनी चाहिए, तभी ये चीजें जो है वो रुकेंगी। शांति तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, शांति तरीके से आप अपनी डिमांड जो है वो रखिए, क्योंकि अगर आप वायलेंट होके ये सारी चीजें कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आप अपने ही पैसों में आग लगा रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट जो ड्यूटी बताया गया है उसके तहत कहा गया है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडेवर एंड अचीवमेंट। ठीक है, यानी इस ड्यूटी के तहत क्या बताया गया है कि हर जो सिटीजन है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो एक्सेलेंट बन पाए अपने फील्ड में। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आप अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप बेस्ट बनोगे तो आप इस देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो भी बेस्ट तरीके से दोगे। सो अगर कोई इंडिविजुअल एक्सेलेंट बनाता है खुद को, इसका मतलब है कि वो अपने देश को एक्सेलेंट बना रहा है। ठीक है, तो ये ड्यूटी दी गई है, ये आपको मौलिक कर्तव्य जो है वो दिया गया है। देन नेक्स्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002। यानी जो 11th ड्यूटी है उसके तहत पेरेंट्स को, गार्जियन को ये ड्यूटी दिया गया है कि आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें बच्चों को, ताकि जो बच्चे हैं जो 6 से 14 साल की उम्र में फॉल हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ग्रहण कर पाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही आगे बढ़ेगा इंडिया, और इस तरीके से लिटरेसी जो है वो इंश्योर की जाती है। ठीक है, तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट क्रिटिसिज्म। फंडामेंटल राइट को लेके क्या क्या क्रिटिक्स ने कहा है उसको हम देखेंगे। तो पहला चीज कहा गया है लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं है, यानी सभी जरूरी ड्यूटीज जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि टैक्स देना, जैसे कि वोट देना, ये सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत नहीं जोड़ी गई है। साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग का भी कोई बात जो है वो नहीं किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, जबकि देखा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रही है। तो ये भी क्रिटिक्स का मानना है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत मेंशन होना चाहिए था। टैक्स पे करना जो है वो भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए था। वोट करने का जो अधिकार दिया गया है आपको, वो भी एक ड्यूटी के रूप में परफॉर्म होना चाहिए था, ये क्रिटिक्स का कहना है। इसलिए उनका मानना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट है वो पूरा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो मेंशन नहीं की गई है जो मेंशन होना चाहिए था। ठीक है, साथ ही साथ क्रिटिक्स के द्वारा ये कहा गया है कि कुछ जो ड्यूटीज है वो वेग है। वेग है मतलब वो अस्पष्ट है, जैसे कि कहा गया है दैट नोबल आइडियल जो है वो फॉलो करने चाहिए। तो उच्च आदर्श यानी नोबल आइडियल जो हैं वो कौन से हैं, इन चीजों को मेंशन किया नहीं गया है। देन कंपोजिट कल्चर की बात तो की गई है, बट कंपोजिट कल्चर क्या है वो हमें बताया ही नहीं गया है। तो किस बेसिस पे ड्यूटीज को फॉलो किया जाए ये स्पष्ट नहीं है, ये क्रिटिक्स के द्वारा कहा जाता है। देन साइंटिफिक टेम्पर जो है वो एक्चुअली में है क्या, एंड किस बेसिस पे साइंटिफिक टेम्पर जो है वो मेजर किया जाएगा, इन सारी चीजों को क्लियरली नहीं बताया गया है। इसलिए जो ड्यूटीज प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं उन्हें भी फॉलो करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये क्रिटिक्स का सोचना है। देन अगला जो पॉइंट है वो कहता है दैट दे आर मोरल ड्यूटीज ओनली बिकॉज नॉन जस्टिफिएबल। क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये मॉरल ड्यूटी है। सो ये सिर्फ नैतिक ड्यूटीज हैं, कानूनी यानी लीगल ड्यूटीज नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इन ड्यूटीज को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि अच्छा नागरिक अपने आप मोरल ड्यूटीज को पूरा करता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये बेसिक नेसेसिटी है जो तुम्हें अपने देश के प्रति करना चाहिए। ठीक है, तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये नॉन जस्टिफिएबल है और ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं होता है, इसीलिए लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। और जो लोग अच्छे सिटीजन हैं वो खुद में इन चीजों को फॉलो करेंगे, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, देन नेक्स्ट, देयर इंक्लूजन इज अननेसेसरी। कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनका यह मानना है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज डाले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छे नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिकली इन चीजों को फॉलो करेंगे। देन कुछ क्रिटिक्स का कहना है
कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे अपेंडिक्स में जोड़ा गया है पार्ट 4 में, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस जो है वो घट जाता है। ओके, तो ओवरऑल हमें क्या ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है अच्छे नागरिक बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं और कुछ जो ड्यूटीज हैं वो अस्पष्ट है, और कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज जैसे वोटिंग करना, टैक्स पे करना इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। इसलिए क्रिटिक्स जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की आलोचना करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजन्स को रिमाइंड करते हैं कि आपके पास अगर अधिकार है तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं इस देश के प्रति, और जनता को ये याद दिलाती है, वार्निंग देती है कि अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज अगर आप करोगे तो आपको पनिश किया जा सकता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो वार्निंग के रूप में भी एक्ट करते हैं। देन फंडामेंटल ड्यूटीज है वो प्रमोट करते हैं डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड नेशनल स्पिरिट को। साथ ही साथ कोर्ट जो है वो यूज करते हैं इन डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। यानी कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं और जजमेंट में वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है इन ऑर्डर टू इन्फोर्स ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4A के तहत दिया गया है अंडर आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देन हम देखते हैं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इफ अ लॉ गिव्स इफेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज इट कैन बी ट्रीटेड एज रीजनेबल लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 14 और 19 सेव्ड फ्रॉम बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और उस लॉ के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, और उस लॉ को फॉलो करने की वजह से अगर आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ता भी है तो उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो कोर्ट के द्वारा माना जाएगा और उस लॉ को स्ट्रक डाउन नहीं किया जाएगा। ये जजमेंट जो है वो 1992 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वर्मा कमेटी, जो कि 1999 में बनाया गया था और ये एक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाता है। वर्मा कमेटी जो थी इसके हेड कौन थे? जस्टिस JS वर्मा। ओके, आपको याद रखना होगा कि जस्टिस JS वर्मा जो हैं वो वर्मा कमेटी के हेड थे। और 1999 में ये कमेटी जो है बनाई गई थी फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई करने के लिए इस कमेटी का गठन जो है किया गया था। ठीक है, वर्मा कमेटी ने कोई लीगल ड्यूटी जो है वो ऐड नहीं की, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको ऐड नहीं किया, बल्कि वर्मा कमेटी जो है वो यह बताता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए पहले से कौन कौन से लॉज ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, या फिर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। और इस कमेटी ने कहा कि कई फंडामेंटल ड्यूटीज पहले से ही लॉ के थ्रू इन्फोर्स हो रही हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिंग फ्लैग। तो फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट पे करना जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के तहत, लॉ के तहत वो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है बाय प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के द्वारा। देन प्रमोशन ऑफ हार्मनी जो है वो IPC के जो प्रोविजंस है उसके द्वारा इंश्योर हो रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST जो है वो हमें देखने को मिल जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के द्वारा। नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो IPC जो है वो इंश्योर करता है कि लोग जो हैं सही तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो फॉलो करें। देन फॉर स्टॉपिंग एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो है वो एग्जिस्टेंस में था। देन कॉम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसको स्टॉप करने के लिए हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इंश्योर हो रखी थी और कोई इन चीज़ों को अगर वायलेट करेगा तो उसको पनिश जो है वो किया जा सकता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये चीज़ें जो है वो इंश्योर हो जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत ये चीज़ें जो है वो फॉलो की जाती है सिटीजन्स के द्वारा, और अगर फॉलो नहीं की जाती है तो जो लोग फॉलो नहीं करते हैं उनको पनिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो वर्मा कमेटी जो है उसने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं किया, बल्कि ये बताया कि वो कौन कौन से लॉज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं।
सो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको अलग अलग हमें नहीं देखना है, ये सारे जो है एक कॉमन थ्रेड से कनेक्टेड हैं। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और जब भी कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इन सारी चीजों को देखते हुए, यानी तीनों को एक साथ पढ़ते हुए, समझते हुए, तीनों जो पार्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए जजमेंट जो है वो पास किया जाता है। देन इंपॉर्टेंट जुडिशियल यूजेस की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में हमें बताया गया है, सिटीजन्स को बताया गया है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो फॉलो होगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी जो बताया गया है दैट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो जनता का एक फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको जब ध्यान में रखा जाएगा, यानी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। तो अगर किसी एक्टिविटी से इन्वायरमेंट को अगर नुकसान हो सकता है तो पहले ही हमें प्रिकॉशन जो है वो ले लेना है, ताकि बाद में डैमेज जो है वो ना हो, और डैमेज होने का हमें वेट नहीं करना है। तो बहुत सारे केसेस में जजमेंट जो है इस बेसिस पे दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। देन पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इसके तहत क्या होता है कि जो पॉल्यूशन करेगा वही कंपनसेशन देगा। एग्जाम्पल, कोई फैक्ट्री जो है वो पॉल्यूट कर रही है किसी रिवर को, तो फैक्ट्री जो है वो सफाई का पैसा देगी, ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा या कोर्ट क्यों कहेगी, बिकॉज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो जो इंडस्ट्री चला रहा है पर्सन, उसका ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि तुम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट न करो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को यूज करके जजमेंट जो है वो इस तरीके से पास किए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हुई हो। सो एट लास्ट हमें क्या याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कोर्ट्स ब्रिंग बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स लिबर्टी, सोशल वेलफेयर एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू दीज 3 पार्ट्स। तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों को साथ पढ़े बिना कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जो है वो संभव नहीं होगा। तो एक प्रॉपर बैलेंस बना के हमें इन तीनों चीजों को समझना होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर आप अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।